प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 के गद्य खंड के अध्याय 5 में वर्णित लेखिका सुधा अरोड़ा द्वारा रचित जीवनी, जिसका शीर्षक है ज्योतिबा फुले, का अध्ययन करने जा रहे हैं। ज्योतिबा फुले का जन्म सन 1948 ईस्वी में लाहौर, पाकिस्तान में हुआ। तो आइए आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं ज्योतिबा फुले, जो एक जीवनी है और जिसकी रचनाकार है सुधा अरोड़ा। सुधा अरोड़ा ने ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी द्वारा समाज में किए गए शिक्षा और समाज सुधार संबंधी कार्यों का महत्व बताया है, जिसे इस जीवनी में यानी ज्योतिबा फुले नामक शीर्षक इस पाठ में संकलित किया गया है। पाठ्यपुस्तक में संकलित ज्योतिबा फुले की जीवनी में लेखिका सुधा अरोड़ा ने ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई द्वारा समाज में किए गए शिक्षा और समाज सुधार संबंधी कार्यों का महत्व बताया है। सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों का विरोध कर उन्होंने दलितों, शोषितों और स्त्रियों की समानता के हक की लड़ाई लड़ी। उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, शोषितों के, दलितों के और स्त्रियों के पक्ष में उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की और उन्होंने दलितों, शोषितों और स्त्रियों की समानता के हक में लड़ाई लड़ी। इसके कारण समाज का व्यापक विरोध भी इन्हें झेलना पड़ा। जैसा कि कोई भी व्यक्ति यदि दलित, शोषित और स्त्रियों की समानता के विरुद्ध लड़ाई लड़े, तो समाज में जो प्रभुत्व संपन्न वर्ग है उसका विरोध तो झेलना ही पड़ेगा। और इस प्रकार इसके कारण से समाज का व्यापक विरोध भी इन्हें झेलना पड़ा। उस दौर की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनका संघर्ष निर्णायक महत्व रखता है। तो आइए पढ़ते हैं ज्योतिबा फुले शीर्षक से इस पाठ को, जिसकी रचनाकार है सुधा अरोड़ा। यह अप्रत्याशित नहीं है कि भारत के सामाजिक विकास और बदलाव के आंदोलन में जिन 5 समाज सुधारकों के नाम लिए जाते हैं, उनमें महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम का शुमार नहीं है। जैसा कि समाज सुधार के लिए 5 लोगों का ही नाम लिया जाता है, और यह अप्रत्याशित नहीं है। अप्रत्याशित से आशय यह है जिसकी आशा या संभावना न हो। ऐसा अप्रत्याशित यह नहीं है क्योंकि इनका नाम समाज सुधारकों में नहीं लिया जाता है। इस सूची को बनाने वाले उच्च वर्गीय समाज के प्रतिनिधि है। और सुधा अरोड़ा यह कहती है कि महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। इसका कारण यह है कि इस सूची को बनाने वाले उच्च वर्णीय समाज के प्रतिनिधि है। उच्च वर्ण से आशय है ऐसे लोग जो ऊंचे वर्ण वाले हो, ऊंचे वर्ण वाला, ऊंची जाति का। इस प्रकार से इनका नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार नहीं है। शुमार से आशय है शामिल होना। महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार नहीं है, शामिल नहीं है। इस सूची को बनाने वाले उच्च वर्णीय समाज के प्रतिनिधि हैं। ज्योतिबा फुले ब्राह्मण वर्चस्व और सामाजिक मूल्यों को कायम रखने वाली शिक्षा और सुधार के समर्थक नहीं थे। जैसा कि ज्योतिबा फुले ब्राह्मण वर्चस्व से आशय है प्रमुखता, अधिकार रखने वाले। जैसा कि ज्योतिबा फुले का यह मानना था कि ब्राह्मण वर्चस्व और सामाजिक मूल्यों को कायम रखने वाली शिक्षा और सुधार नहीं होना चाहिए, वे इसके समर्थक नहीं थे। यानी ज्योतिबा फुले ब्राह्मण वर्चस्व और सामाजिक मूल्यों को कायम रखने वाली शिक्षा और सुधार के समर्थक नहीं थे। उन्होंने पूंजीवादी
और पुरोहितवादी मानसिकता पर हल्ला बोल दिया। हल्ला बोल दिया से आशय है उन्होंने इसका विरोध किया, इसके विरोध में अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने पूंजीवादी से आशय है धनी या उच्च वर्ग की प्रमुखता वाली, पुरोहितवादी से आशय है पुरोहितों की प्रमुखता वाली, मानसिकता से आशय है सोच। उन्होंने पूंजीवादी पुरोहितवादी सोच को मानसिकता पर हल्ला बोल दिया। उनके द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज और उनका क्रांतिकारी साहित्य इसका प्रमाण है, और इसके प्रमाण स्वरूप हम उनके द्वारा रचित साहित्य को देख सकते हैं। साथ ही साथ उनके द्वारा जो स्थापित सत्य शोधक समाज है वह और उनका क्रांतिकारी साहित्य इस बात की प्रामाणिकता हमारे सामने सिद्ध करता है। जब ब्राह्मणों ने कहा विद्या शूद्रों के घर चली गई, तो फुले ने तत्काल उत्तर दिया सच का सवेरा होते ही वेद डूब गए। विद्या शूद्रों के घर चली गई, भूदेव ब्राह्मण शर्मा गए। जब ऐसा कहा गया कि विद्या शूद्रों के घर चली गई, शूद्रों ने विद्या का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया, वेदों का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया, जब यह जानकारी महात्मा ज्योतिबा फुले को प्राप्त हुई तो उन्होंने तत्काल से आशय है तुरंत ही इस बात का उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि सच का सवेरा हो गया। सच का सवेरा होते ही वेद डूब गए, विद्या शूद्रों के घर चली गई और भूदेव ब्राह्मण शर्मा गए। महात्मा ज्योतिबा फुले ने वर्ण, जाति और वर्ग व्यवस्था में निहित शोषण प्रक्रिया को एक दूसरे का पूरक बताया। उन्होंने बताया कि यह जो वर्ण, जाति और वर्ग व्यवस्था है, इसमें जो शोषण प्रक्रिया है यह एक दूसरे की पूरक है। एक दूसरे की पूरक होने के कारण ही समाज में यह शोषण की स्थिति उत्पन्न हुई है। अलग अलग वर्गों में असमानता का होना, अलग अलग वर्णों में असमानता का होना, इस प्रकार से ज्योतिबा फुले के अनुसार वर्ण, जाति और वर्ग व्यवस्था में निहित शोषण प्रक्रिया को उन्होंने एक दूसरे का पूरक बताया है। निहित से आशय है स्थित इसमें होने वाली शोषण प्रक्रिया, दुर्बलों के उचित अधिकारों को रोकना यानी उनको चूस लेना, दुर्बलों को चूस लेना, इसे शोषण प्रक्रिया कहा जाता है। तो इस प्रकार से ज्योतिबा फुले ने वर्ण, जाति और वर्ग व्यवस्था में जो शोषण प्रक्रिया निहित है, जो शोषण प्रक्रिया देखी जा रही है, उसको एक दूसरे का पूरक बताया है। उनका कहना था कि राजसत्ता और ब्राह्मण आधिपत्य के तहत धर्मवादी सत्ता आपस में साठ-गांठ कर इस सामाजिक व्यवस्था और मशीनरी का उपयोग करती है। उनका ये कहना था कि राजसत्ता और ब्राह्मण आधिपत्य से आशय है अधिकार यानी प्रधानता के तहत जो धर्मवादी सत्ता है वह आपस में साठ-गांठ कर लेती है, आपस में ये मिलजुल जाते हैं और मिलजुल कर इस सामाजिक व्यवस्था और मशीनरी का ये उपयोग करते हैं। उनका कहना था कि इस शोषण व्यवस्था के खिलाफ दलितों के अलावा स्त्रियों को भी आंदोलन करना चाहिए। उनका यह कहना था कि वर्ग के और स्त्रियों के उत्थान के लिए सभी को आंदोलन करना चाहिए। जितने भी प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, शोषण हो रहा है, उन सबका विरोध करते हुए आवाज बुलंद की जानी चाहिए। महात्मा ज्योतिबा फुले के मौलिक विचार गुलामगिरी, सेत कर यांचा आसूड़ यानी किसानों का प्रतिशोध, सार्वजनिक सत्य धर्म आदि पुस्तकों में संग्रहित है। और इस प्रकार से महात्मा ज्योतिबा फुले के जो मौलिक विचार हैं ये गुलामगिरी, सेत कर यांचा आसूड़ यानी किसानों का प्रतिशोध और सार्वजनिक सत्य धर्म आदि पुस्तकों में उनके जो मौलिक विचार हैं, उनके जो मूल और नए विचार हैं, वे इसमें शामिल हैं। उनके विचार अपने समय से बहुत आगे थे। आदर्श परिवार के बारे में उनकी अवधारणा है। अवधारणा से आशय है कि उनके विचार है, उनकी कल्पना है।
आदर्श परिवार कैसा होना चाहिए उसके बारे में उनकी जो अवधारणा है वह इस प्रकार से है। जिस परिवार में पिता बौद्ध हो, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो, वह परिवार एक आदर्श परिवार है। ज्योतिबा फुले के अनुसार आदर्श परिवार वह होता है जिसमें पिता बौद्ध धर्म को मानने वाले हों, जिसमें माता ईसाई धर्म को मानने वाली हो, जिसमें बेटी मुसलमान धर्म को मानने वाली हो और जिसमें बेटा सत्य धर्म को मानने वाला हो। इस प्रकार विभिन्न धर्मों को मानने वाला यह परिवार होना चाहिए। यानी उन्होंने अलग अलग धर्मों को पुष्पों के रूप में, फूलों के रूप में, एक गुलदस्ते के रूप में सजाकर प्रस्तुत करने का स्वप्न देखा है। जिस परिवार में पिता बौद्ध धर्म को माने, माता ईसाई धर्म को माने, बेटी मुसलमान धर्म को माने और बेटा सत्य धर्मी हो। सत्य धर्मी से आशय है सत्य पर दृढ़ रहने वाला हो, सत्य पर दृढ़ रहने वाले धर्म को मानने वाला हो। इस प्रकार से अलग अलग धर्मों के लोगों को आपस में एक परिवार में आदर्श परिवार की स्थिति में रहना चाहिए। ऐसी ज्योतिबा फुले की आदर्श परिवार की अवधारणा है। आधुनिक शिक्षा के बारे में फुले कहते हैं, यदि आधुनिक शिक्षा का लाभ सिर्फ उच्च वर्ग को ही मिलता है तो उसमें शूद्रों का क्या स्थान रहेगा। ज्योतिबा फुले के अनुसार उच्च वर्ग के अलावा शूद्रों को भी शिक्षा में पूरा स्थान मिलना चाहिए। ज्योतिबा फुले के अनुसार शूद्रों को भी शिक्षा में पूरा अधिकार और स्थान मिलना चाहिए। उनको भी शिक्षा प्राप्त करने के सभी प्रकार की अवसर उपलब्ध होने चाहिए। गरीबों से कर जमा करना और उसे उच्च वर्गीय लोगों के बच्चों की शिक्षा पर खर्च करना, किसे चाहिए ऐसी शिक्षा? उनका यह मानना था कि जो कर, जो टैक्स गरीबों से जमा किया जाता है और उस टैक्स से प्राप्त धन को, उस टैक्स से, उस राजस्व कर से प्राप्त धन को यदि उच्च वर्गीय लोगों के बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया जाएगा तो ऐसी शिक्षा किसे चाहिए? स्वाभाविक है कि विकसित वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले और सर्वांगीण समाज सुधार न चाहने वाले तथा कथित संभ्रांत समीक्षकों ने महात्मा फुले को समाज सुधारकों की सूची में कोई स्थान नहीं दिया। महात्मा फुले को समाज सुधारकों की सूची में स्थान नहीं दिया। स्वाभाविक है कि विकसित वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले और सर्वांगीण यानी सभी प्रकार के अंगों का संपूर्ण समाज सुधार न चाहने वाले तथा कथित संभ्रांत से आशय है सम्माननीय समीक्षकों यानी विचारकों ने महात्मा फुले को समाज सुधारकों की सूची में कोई स्थान नहीं दिया है। यह ब्राह्मणी मानसिकता की असलियत का भी पर्दाफाश करता है। पर्दाफाश करने से आशय है यह उसकी सच्चाई को सामने लाता है। 1883 में ज्योतिबा फुले अपने बहुचर्चित ग्रंथ श्वेतकरयांचा आसूड के उपोद्घात में लिखते हैं, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र गए। इस प्रकार से उन्होंने अपने विचार अपनी बहुचर्चित पुस्तक श्वेतकरयांचा आसूड में लिखा है। उनके अनुसार विद्या बिना मति गई, यदि विद्या नहीं होगी तो ठीक प्रकार की मति बुद्धि कार्य नहीं करेगी। मति बिना नीति गई, और यदि कोई व्यक्ति बुद्धि और विवेक से काम नहीं करेगा तो वह नीति का पालन नहीं कर सकता। नीति बिना गति गई, और यदि नीति पर कोई व्यक्ति नहीं चलेगा या राजसत्ता नीति पर नहीं चलेगी तो फिर उसकी ठीक प्रकार से गति नहीं हो सकती। यहाँ गति होने से आशय है कि उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य ठीक प्रकार के नहीं हो पाएंगे। गति बिना वित्त गया, और यदि कार्य ही ठीक प्रकार के नहीं हो पाएंगे तो फिर धन अर्जित नहीं हो पाएगा, और वित्त बना शूद्र गए। और फिर जब धन ही अर्जन नहीं हो पाएगा तो फिर ठीक प्रकार से समाज की स्थिति अधिक अच्छी बेहतर नहीं हो पाएगी। इस प्रकार के विचार उन्होंने श्वेतकरयांचा आसूड में व्यक्त किए हैं।
इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए, और इस प्रकार से एक अविद्या ने इतने सारे अनर्थ कर दिए हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले ने लिखा है, स्त्री शिक्षा के दरवाजे पुरुषों ने इसलिए बंद कर रखे हैं कि वह मानवीय अधिकारों को समझ न पाए। जो मानवीय अधिकार हैं, मानवीय अधिकार से आशय है मनुष्यों जैसे मनुष्यों को प्राप्त जो अधिकार है, वे अधिकार स्त्रियां कहीं समझ न जाएं। इस कारण से उन्होंने यानी पुरुषों ने स्त्री शिक्षा के दरवाजे बंद कर रखे हैं। स्त्री शिक्षा के दरवाजे पुरुषों ने बंद कर रखे हैं, और इसलिए बंद कर रखे हैं कि कहीं स्त्रियां मानवीय अधिकारों को ठीक प्रकार से समझ न जाएं। जैसी स्वतंत्रता पुरुष लेता है, वैसी ही स्वतंत्रता स्त्री ले। तो वे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक प्रश्न उठाते हैं कि जैसी स्वतंत्रता पुरुष लेता है, वैसी ही स्वतंत्रता यदि स्त्री ले ले तो फिर किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। पुरुषों के लिए अलग नियम और स्त्रियों के लिए अलग नियम, यह पक्षपात है। उनके अनुसार पक्षपात यह है कि पुरुषों के लिए अलग नियम है और स्त्रियों के लिए अलग नियम है। पुरुषों के लिए अलग नियम होना और स्त्रियों के लिए अलग नियम होना, इसे ही ज्योतिबा फुले ने पक्षपात कहा है। ज्योतिबा ने स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने वाली नई विवाह पद्धति की रचना की। ज्योतिबा फुले ने स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए, स्थापित करना, प्रतिष्ठा दिलाना, प्रतिष्ठित करना यानी प्रतिष्ठा दिलाने के लिए, स्थापित करने के लिए ज्योतिबा फुले ने नई विवाह पद्धति, नई विवाह विधि की रचना की। नई विवाह विधि की रचना कर उन्होंने स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने का कार्य किया। पूरी विवाह विधि से उन्होंने ब्राह्मण का स्थान ही हटा दिया। विवाह विधि को संपन्न करने वाले ब्राह्मण का स्थान ही उन्होंने इस विवाह विधि से हटा दिया। उन्होंने नए मंगलाष्टक, विवाह के अवसर पर पढ़े जाने वाले मंत्र तैयार किए। जो मंगलकारी मंत्र विवाह के दौरान, विवाह विधि के दौरान पढ़े जाते हैं, इस प्रकार उन्होंने पुराने वाले मंगलाष्टक के स्थान पर नए मंत्र और नया मंगलाष्टक की रचना की। और उन्होंने नए मंगलाष्टक, मंगलाष्टक से आशय है विवाह के समय पढ़े जाने वाले कल्याणकारी मंत्रों की उन्होंने खुद ने रचना की। वे चाहते थे कि विवाह पद्धति में पुरुष प्रधान संस्कृति के समर्थक और स्त्री की गुलामगिरी सिद्ध करने वाले जितने मंत्र हैं, वे सारे निकाल दिए जाएं। जैसे कि विवाह विधि में स्त्री और पुरुष का विवाह होता है। स्त्री और पुरुष का विवाह करने के लिए जो विधि प्रयोग की जाती है, वह विवाह विधि कहलाती है। इस विवाह विधि में ज्योतिबा फुले का ऐसा मानना है कि पुरुष प्रधान संस्कृति के समर्थक और स्त्री की गुलामगिरी सिद्ध करने वाले जितने भी मंत्र हैं, उन सभी मंत्रों को विवाह विधि से पृथक कर देना चाहिए। विवाह विधि से ये सारे नियम निकाल दिए जाने चाहिए। उनके स्थान पर ऐसे मंत्र हो जिन्हें वर वधू आसानी से समझ सके। वर वधू यानी पुरुष और स्त्री आसानी से जिन मंत्रों को समझ सके, इस प्रकार के मंत्र ही विवाह विधि के दौरान उपयोग में लाने चाहिए। ज्योतिबा ने जिन मंगलाष्टकों की रचना की, उनमें वधू वर से कहती है, स्वतंत्रता का अनुभव हम स्त्रियों को है ही नहीं। वर और वधू दोनों आपस में मंगलाष्टक से एक दूसरे को अपने मन की बात कहते हैं। ज्योतिबा फुले ने जिन मंगलाष्टकों की रचना की है, उनमें वधू वर से कहती है कि स्वतंत्रता का अनुभव हम स्त्रियों को है ही नहीं। इस बात की आज शपथ लो। वधू वर से कहती है कि इस बात की शपथ लो, इस बात की सौगंध लो, इस बात का प्रण लो कि स्त्री को उसका अधिकार दोगे और उसे
अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करने दोगे, स्त्री को स्वतंत्रता का अनुभव करने दोगे, स्वतंत्रता का अनुभव करते हुए स्त्री को उसके सभी अधिकार प्रदान करोगे। इस प्रकार इस बात की आज शपथ लो, विवाह के दौरान वधू वर से कहती है, इस बात की शपथ लो कि स्त्री को उसका अधिकार दोगे और उसे अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करने दोगे। यह आकांक्षा सिर्फ वधू की ही नहीं, गुलामी से मुक्ति चाहने वाली हर स्त्री की थी। हर उस स्त्री की जो गुलामी से मुक्ति चाहती है, मुक्ति से आशय है स्वतंत्रता चाहती है, आजादी चाहती है। यह आकांक्षा से आशय यह इच्छा, यह चाहत सिर्फ वधू की ही नहीं होती, वरन गुलामी से मुक्ति चाहने वाली हर स्त्री की होती थी। स्त्री के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए ज्योतिबा फुले ने हर संभव प्रयत्न किए। सन 1888 में जब ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया तो उन्होंने कहा, मुझे महात्मा कहकर मेरे संघर्ष को पूर्ण विराम मत दीजिए। महात्मा ज्योतिबा फुले यानी ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया सन 1988 में। सन 1988 में ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया तो उन्होंने कहा, मुझे महात्मा मत कहिए, और ऐसा कहकर, महात्मा कहकर मेरे संघर्ष को, संघर्ष से आशय है कि मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं शोषितों, दलितों और स्त्रियों के लिए, मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं उसको पूर्ण विराम मत दीजिए। पूर्ण विराम से आशय है उसको रोककर समाप्त मत कीजिए। मुझे महात्मा नहीं कहलवाना, मैं महात्मा कहलवाना पसंद नहीं करता हूं। मुझे महात्मा कहकर मेरे संघर्ष को पूर्ण विराम मत दीजिए। जब व्यक्ति मठाधीश बन जाता है, ज्योतिबा फुले के अनुसार जब व्यक्ति मठाधीश बन जाता है, मठाधीश से आशय है किसी मठ या समूह का प्रधान व्यक्ति जो अनुयायियों पर अपने विचार थोपता है, तब वह संघर्ष नहीं कर सकता। इस प्रकार ज्योतिबा फुले स्वयं को महात्मा कहलवाना पसंद नहीं करते थे। जब व्यक्ति मठाधीश बन जाता है तब वह संघर्ष नहीं कर सकता। इसलिए आप सब साधारण जन ही रहने दें, मुझे अपने बीच से अलग न करें, मुझे महात्मा कहकर संबोधित न करें। महात्मा ज्योतिबा फुले की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे जो कहते थे उसे अपने आचरण और व्यवहार में उतार कर दिखाते थे। जो बात वे कहते थे वह उनके आचरण में देखी जा सकती थी और जो वो कहते थे उस बात को उनके आचरण में देखते हुए उनके व्यवहार में भी देखी जा सकती थी। यानी वो जो भी कहते थे उसे अपने आचरण में उतारते, अपने व्यवहार में उतारा करते थे। महात्मा ज्योतिबा फुले की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे जो कहते थे उसे अपने आचरण और व्यवहार में उतार कर दिखाते थे। इस दिशा में अग्रसर उनका पहला कदम था अपनी पत्नी सावित्रीबाई को शिक्षित करना। वे चाहते थे कि स्त्रियां शिक्षित हो और जो वो कहते थे वो अपने आचरण में उतार कर, व्यवहार में उतार कर दिखाया करते थे। और इस तरफ उनका जो पहला कदम था, इस ओर अग्रसर होने का, इस ओर आगे बढ़ने का उनका जो पहला कदम था वह यह था कि अपनी पत्नी सावित्रीबाई की शिक्षा की विशेष व्यवस्था पर उन्होंने ध्यान दिया। अपनी पत्नी सावित्रीबाई को शिक्षित करना। ज्योतिबा ने उन्हें मराठी भाषा ही नहीं, अंग्रेजी लिखना पढ़ना और बोलना भी सिखाया। अंग्रेजी भाषा पढ़ना लिखना बोलना सिखाया, मराठी भाषा पढ़ना लिखना बोलना सिखाया। इस प्रकार उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को मराठी भाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा भी लिखना पढ़ना और बोलना सिखाया। सावित्रीबाई की भी बचपन से शिक्षा में रुचि थी और उनकी ग्राह्य शक्ति बहुत तेज थी। उनके बचपन की एक घटना बहुत प्रसिद्ध है। 6-7 साल की उम्र में वह हाट बाजार में अकेली ही चली जाती थी। जब वो 6-7 वर्ष की थी तब वह हाट बाजार में अकेली ही चली जाया करती थी। एक बार सावित्री सिखल गांव के हाट में गई।
बचपन में जब वह छोटी थी तब एक बार सावित्री बाई सिखल गांव के हाट में गई। वहां कुछ खरीद कर खाते खाते उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे कुछ मिशनरी स्त्रियां और पुरुष गा रहे हैं। कुछ मिशनरी स्त्रियां और पुरुष गा रहे हैं, यह उसने कुछ खाते खाते देखा। एक लाट साहब ने उसे खाते हुए और रुक कर गाना सुनते देखा तो कहा, इस तरह रास्ते में खाते खाते घूमना अच्छी बात नहीं है। एक लाट साहब ने उसे टोका और उसे कहा कि इस तरह रास्ते में खाते खाते घूमना अच्छी बात नहीं है। सुनते ही सावित्री ने हाथ का खाना फेंक दिया। लाट साहब ने कहा, बड़ी अच्छी लड़की हो तुम, यह पुस्तक ले जाओ। और लाट साहब ने उसे एक पुस्तक दे दी। तुम्हें पढ़ना न आए तो भी इसके चित्र तुम्हें अच्छे लगेंगे। घर आकर सावित्री ने वह पुस्तक अपने पिता को दिखाई। आग बबूला होकर पिता ने उसे कूड़े में फेंक दिया। ईसाइयों से ऐसी चीजें लेकर तू भ्रष्ट हो जाएगी और सारे कुल को भी भ्रष्ट करेगी। जो पुस्तक लाट साहब ने सावित्री बाई को दी थी, जब सावित्री बाई ने वह पुस्तक अपने घर लाकर अपने पिता को दी तो पिता आग बबूला हो गए। आग बबूला होना यानी बहुत अधिक क्रोधित हो जाना। पिता बहुत अधिक क्रोधित हो गए और उस पुस्तक को उन्होंने कूड़े में फेंक दिया। और वे कूड़े में फेंकते हुए कहने लगे कि ईसाइयों से ऐसी चीजें लेकर तू भ्रष्ट हो जाएगी और सारे कुल को भी भ्रष्ट कर देगी। तेरी शादी कर देनी चाहिए, तेरा विवाह कर देना चाहिए। सावित्री ने वह पुस्तक उठाकर एक कोने में छुपा दी। सन 1840 में ज्योतिबा फुले से विवाह होने पर वह अपने सामान के साथ उस किताब को सहेज कर ससुराल ले आई और शिक्षित होने के बाद वह पुस्तक पढ़ी। और विवाह होने के पश्चात ज्योतिबा फुले से उनका सन 1840 में विवाह हुआ। विवाह होने के पश्चात वह अपने सामान के साथ उस पुस्तक को भी लेकर के आ गई और शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उसने उस पुस्तक को पढ़ा। 14 जनवरी 1848 को पुणे के बुधवार पेठ निवासी भिड़े के बाड़े में पहली कन्याशाला की स्थापना हुई और उसने पहली कन्याशाला यानी छात्राओं के पढ़ने के लिए विद्यालय की स्थापना की 14 जनवरी 1848 ईस्वी को पुणे के बुधवार पेठ निवासी भिड़े के बाड़े में पहली कन्याशाला की स्थापना हुई। पूरे भारत में लड़कियों की शिक्षा की यह पहली पाठशाला थी। भारत में 3000 सालों के इतिहास में इस तरह का काम नहीं हुआ था। कन्या पाठशाला की स्थापना का संभवतया यह पहला ही प्रयास था। शूद्र और शूद्राति शूद्र लड़कियों के लिए एक के बाद एक पाठशालाएं खोलने में ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई को लगातार व्यवधानों, अड़चनों, लांछनों और बहिष्कार का सामना करना पड़ा। जैसा कि ज्योतिबा फुले और उसकी पत्नी सावित्री बाई लगातार स्त्री शिक्षा में विशेष और उल्लेखनीय कार्य कर रहे थे। इस कार्य करने के दौरान उन्हें बहुत सारी बाधाओं का भी सामना करना पड़ा। शूद्र और शूद्राति शूद्र, ऐसे जो शूद्र हों और जो अत्यंत उपेक्षित और दलित हो, उस वर्ग की लड़कियों के लिए एक के बाद एक उन्होंने जब पाठशालाएं खोली तो ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई को लगातार बहुत सारे व्यवधानों से आशय है बाधाओं, अड़चनों, लांछनों, झूठे आरोपों और बहिष्कार यानी बाहर कर देना, जाति या धर्म से निकाल देना, इस प्रकार के अनेक प्रकार की अड़चनों का सामना करना पड़ा, जिसमें व्यवधान, अड़चन, लांछन और बहिष्कार प्रमुख हैं। ज्योतिबा के धर्म भीरू पिता ने पुरोहितों और रिश्तेदारों के दबाव में अपने बेटे और बहू को यानी ज्योतिबा फुले को और सावित्री बाई को घर छोड़ देने पर मजबूर कर दिया। धर्म भीरू से आशय है धर्म के
उल्लंघन से डरने वाला धर्मभीरु कहलाता है। तो ज्योतिबा के धर्मभीरु पिता ने पुरोहितों और रिश्तेदारों के दबाव में आकर अपने बेटे यानी ज्योतिबा और बहू यानी सावित्री बाई को अपने घर से निकाल दिया, उनको घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सावित्री जब पढ़ाने के लिए घर से पाठशाला तक जाती तो रास्ते में खड़े लोग उसे गालियां देते। शिक्षा के कार्य में उसे बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ा। जब वह पढ़ाने के लिए पाठशाला जाती तो रास्ते में खड़े लोग उसे गालियां देते, थूकते, पत्थर मारते और गोबर उछालते। इस प्रकार उसके रास्ते में बहुत सारी बाधाएं उपस्थित होती थी। दोनों पति पत्नी सारी बाधाओं से जूझते हुए अपने काम में डटे रहे, लेकिन दोनों ही पति पत्नी दोनों मिलकर के इन सभी बाधाओं का मुकाबला करते रहे। 1840 से 1890 तक 50 वर्षों तक ज्योतिबा और सावित्री बाई ने एक प्राण होकर अपने मिशन को पूरा किया। एक प्राण होकर कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ में पूरी तरह से जुटकर उन्होंने 50 वर्षों तक यानी सन 1840 से 1890 तक 50 वर्ष के इस लंबे कालखंड में ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई ने एक प्राण होकर कंधे से कंधा मिलाकर एकजुट होकर अपने मिशन को पूरा किया। कहते हैं एक और एक मिलकर 11 होते हैं। जब एक के साथ एक मिल जाता है तब 11 की संख्या बनती है। ऐसा कहने से आशय यह है कि एक और एक मिलकर किसी भी कार्य को करने के लिए अधिक मजबूती प्राप्त कर लेते हैं और इस प्रकार एक और एक मिलकर 11 बन जाते हैं। ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले ने हर मुकाम पर कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। हर मुकाम पर, हर मुकाम से आशय है हर स्थिति में, हर लक्ष्य पर उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया, कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। मिशनरी महिलाओं की तरह किसानों और अछूतों की झुग्गी झोपड़ी में जाकर लड़कियों को पाठशाला भेजने का आग्रह करना या बाल हत्या प्रतिबंधक गृह में अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए दरवाजे खोल देना और उनके नवजात बच्चों की देखभाल करना। इस प्रकार से बहुत सारे समाज सुधार के कार्यों में उन्होंने सक्रिय भागीदारी की। उन्होंने मिशनरी महिलाओं की तरह किसानों और अछूतों की झुग्गी झोपड़ी में जाकर लड़कियों को पाठशाला भेजने का आग्रह किया। उन्हें समझाया, उन लड़कियों के माता पिता और अभिभावकों को यह बताया कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और विशेषकर स्त्रियों के लिए तो शिक्षा होनी ही चाहिए। उन्होंने लड़कियों को पाठशाला भेजने का आग्रह किया। बाल हत्या से आशय है लड़कियों को छुटपन में ही मार देने की जो कुप्रथा थी उसके प्रतिबंधक, उसको रोकने वाला जो गृह है, अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए दरवाजे खोल देना और उनके नवजात बच्चों की देखभाल करना। नवजात से आशय है ऐसा बालक, ऐसी बालिका जो अभी अभी जन्मी हो, यानी जिसका अभी जन्म हुआ हो, वह नवजात कहलाता है। उनके नवजात बच्चों की देखभाल करना या महार, चमार और मांग जाति के लोगों की एक घूंट पानी पीकर प्यास बुझाने की तकलीफ देखकर अपने घर के पानी का हौद सभी जातियों के लिए खोल देना। सभी जातियों के लिए अपने घर का पानी का हौद खोल देना। ऐसा कार्य उन्होंने इसलिए किया क्योंकि महार, चमार और मांग जाति के लोगों की एक घूंट पानी पीकर प्यास बुझाने की जो तकलीफ थी उसको देखकर उन्होंने अपने घर के पानी के हौद को सभी जातियों के लिए खोल दिया। हर काम पति पत्नी ने डंके की चोट पर किया, खुलेआम किया, समाज को बताकर किया और कुरीतियों, अंधश्रद्धा और पारंपरिक अनीतिपूर्ण रूढ़ियों को ध्वस्त कर दलितों, शोषितों के हक में खड़े हो गए। समाज से कुरीतियों को मिटाने का पूरा भरसक प्रयास किया। अंधश्रद्धा और पारंपरिक जो अनीतिपूर्ण रूढ़ियां थी उन्हें ध्वस्त कर दिया और दलितों और शोषितों के हक में वे सदैव खड़े रहे। आज के प्रतिस्पर्धात्मक समय में जब
प्रबुद्ध वर्ग के प्रतिष्ठित जाने माने दंपति साथ रहने के कई वर्षों के बाद अलग होते ही एक दूसरे को पूर्णतः नष्ट भ्रष्ट करने और एक दूसरे की जड़ें खोदने पर आमादा हो जाते हैं। ऐसा देखा जाता है आज का जो प्रतिस्पर्धात्मक युग है, प्रतिस्पर्धात्मक यानी होड़ वाला जो युग है, इसमें जब प्रबुद्ध वर्ग के, प्रबुद्ध से आशय है सुशिक्षित और जागरूक लोग, विशेष रूप से बुद्धिमान, जागरूक और सुशिक्षित लोगों के प्रतिष्ठित जाने माने दंपति भी, जो पति पत्नी है, पास साथ साथ रहते हैं, कई वर्षों तक साथ साथ रहने के बाद किसी कारणवश यदि वे अलग अलग हो जाते हैं तो एक दूसरे को पूर्णतः नष्ट भ्रष्ट करने और एक दूसरे की जड़ें खोदने पर आमादा हो जाते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले यानी ये दोनों पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति और एक लक्ष्य के प्रति समर्पित जीवन एक आदर्श दाम्पत्य की मिसाल बनकर चमकता है। एक आदर्श दाम्पत्य की मिसाल के रूप में हम महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का जीवन देख सकते हैं। दाम्पत्य से आशय है पति पत्नी का जीवन। इस प्रकार ज्योतिबा फुले ने हमेशा जीवन भर दलितों के लिए, शोषितों के लिए, स्त्रियों के लिए और उन सब के उत्थान के लिए भरसक प्रयत्न किए, भरसक कार्य किए। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का एक दूसरे के प्रति और एक लक्ष्य के प्रति समर्पित जीवन रहा। एक लक्ष्य के प्रति, एक दूसरे के प्रति जो जीवन जिया उन्होंने वह समर्पित भाव से जिया। एक दूसरे के प्रति, लक्ष्य के प्रति समर्पित जीवन एक आदर्श दाम्पत्य की मिसाल बनकर चमकता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने लेखिका सुधा अरोड़ा द्वारा रचित जीवनी जिसका शीर्षक है ज्योतिबा फुले का अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम लेखिका सुधा अरोड़ा द्वारा रचित जीवनी जिसका शीर्षक है ज्योतिबा फुले से संबंधित अभ्यास प्रश्नों का वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।